नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे कि कोरोना काल फिर वही हाल। एक साल बीत गया और फिर से ऐसा लगता है जैसे हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं। तो चिंता की बात है, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की, वर्चुअल बैठक की। इसमें दो छोड़कर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इसमें प्रधानमंत्री ने चिंता तो जताई ही, साथ ही कहा कि तुरंत फटाफट कार्रवाई करने की जरूरत है और स्विफ्ट एक्शन होना चाहिए। खास करके ट्रेसिंग टेस्टिंग की व्यवस्था जो है वो बहुत ही करीने से चलाई जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी चिंता जताई कि जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें वेस्टेज हो रहा है। वैक्सीनेशन तेज तो करना ही है लेकिन वेस्टेज को भी रोकना है। और इन सब के बीच सबसे जो खास बात है कि लगभग 61-62% केसेस अभी पिछले कई दिनों से सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं और ये संख्या 18-19 हजार के करीब तक गई है। बाकी के जो राज्य हैं उनमें केरल सबसे आगे, आप मान सकते हैं 2000 के लगभग केसेस हैं और उसके बाद इसी तरीके से 5-6 राज्य हैं जिन सबको मिलाकर मैक्सिमम लगभग 85-86% केस आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में कंसंट्रेशन ज्यादा है और महाराष्ट्र में कोरोना को इस वक्त केंद्र सरकार ने सेकेंड वेव का नाम दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो तस्वीर कोरोना की दिखाई दे रही है उसको लेकर क्या काम करने की हमें जरूरत है और क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, सरकारी स्तर पर, व्यवस्था के स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी। इसी पर आज हम बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा में। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत पी ठक्कर, ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई से, डॉक्टर मनोज दत्ता हमारे साथ हैं मेट्रो गुरुग्राम से, और समीर भाटी साहब हमारे साथ हैं जो वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी से ताल्लुक रखते हैं, कमेटी के मेंबर हैं। सबसे पहले डॉक्टर ठक्कर, फिर एक बार महाराष्ट्र और मुंबई भी, तो चिंता तो बढ़ रही है और केंद्र सरकार ने कहा है कि ये सेकेंड वेव है। अब आज की स्थिति में क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि पहले से हमारा एक्सपीरियंस रहा है या स्टडी भी जिन लोगों को जो डेटा चाहिए था वो भी मिला, तो क्या अब कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां से आगे क्या गति होने वाली है? ये वेव तो है, सेकंड वेव भी आप कह सकते हैं, क्योंकि नंबर्स हमारे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बस बात यह है कि हमारी सीवियरिटी और विल्यूलेंस अभी तक तो हम इतना देखते नहीं है, बट चिंताजनक स्थिति है क्योंकि जब इतने नंबर्स बढ़ते हैं तो इसमें कुछ म्यूटेशन होके हमारी सीरियसनेस भी बीमारी में बढ़ सकती है। हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे भी वापस एक रश हो गया है, हॉस्पिटल्स में वेटिंग लिस्ट दिखाई पड़ता है। और ये सब देखते हुए आगे की स्थिति कैसी रहेगी, बुरी ना हो, इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा और जो हमारे हेल्थ अथॉरिटी सोचते हैं, हमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। हमें डिसिप्लिनरी एक्शन, ट्रेसिंग टेस्टिंग, क्विक ट्रीटमेंट और सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो वापस इकोनॉमी को धक्का लगेगा अगर हम लोग मानेंगे नहीं और लॉकडाउन करेंगे। और ये लॉकडाउन फिर वो नाइट कर्फ्यू नहीं होगा, फुल डे लॉकडाउन होगा, क्योंकि लोग दिन में तो मास्क के बिना घूमते हैं। अभी भी कई स्टेट्स में जहां बड़े गैदरिंग्स हुए हैं, शादियां हुई है, लोगों की मीटिंग्स होती है, वहां नंबर्स सुपर स्प्रेडर इवेंट के तैसे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर ठक्कर, ये बात तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, शुरुआत से कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड भी रखते हैं हम लोग, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और, क्योंकि जहां से ये तमाम बातें निकलती है, आप देखिए चुनावी रैलियां होती, तमाम तरह के आयोजन होते हैं। अभी गुजरात में मैचेस चल रहे थे, दर्शकों को अलाउ किया गया था, तो ये चीजें तो है, लोगों के जिनके समझ में आता है आएगा, जिनके नहीं आता है उनको आप क्या कर सकते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि सेकेंड वेव महाराष्ट्र में है। डॉक्टर ठक्कर ये कह रहे हैं, खुद से इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, पूरा पैंडेमिक यहां देखा है। डॉक्टर दत्ता, एक बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही है कि म्यूटेंट पर नजर रखने की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो की स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है, स्विफ्ट एक्शन की जरूरत है। सवाल यह है कि म्यूटेंट पे नजर रखने का क्या मतलब है, एक तो सवाल आपसे यह है। दूसरा यह है कि स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या होनी चाहिए। अब एक साल में हम सब समझ चुके हैं कि इसकी क्या हकीकत है। देखिए, इस वक्त जो जैसा हम देख रहे हैं, कोविड बढ़ रहा है और लॉकडाउन कुछ राज्यों में घोषित होने की संभावना है, और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से सारे राज्यों को संबोधित कर रहे हैं कि एक सेकेंड वेव आ रहा है,
ये सच है और एक बहुत ही खतरनाक सा सिचुएशन आ चुका है आज, जिसमें इतना कंट्रोल करने के बाद वैक्सीन भी हमने स्टार्ट कर दी, उसके बाद दोबारा कोविड आ रहा है। इसमें कुछ हद तक हमारी लापरवाही भी है कि हम लोग फेस मास्क का यूज़ और हैंड वॉशिंग उसको सस्टेन नहीं कर पाए। हम एज अ सोसाइटी हम बहुत तरह से फेल हो गए हैं इसमें इम्प्लीमेंट करने से। अगर हम लोग आज भी ये है कि प्राइमरीली अगर हम हैंड वॉशिंग और फेस मास्क का यूज़ करते रहें तो इससे इसकी जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर है ये इस बीमारी को आगे बढ़ने से प्रिवेंट करने के लिए। म्यूटेंट वेराइटीज़ होने की पूरी चांसेस रहती हैं कि जो वायरस है वो म्यूटेशन डेवलप कर ले और फिर और रेजिस्टेंट हो जाए सारे एंटीबायोटिक्स के लिए। लेकिन जो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीनेशन जो है वो कंटिन्यू करे। लोगों के बीच में जो गलत धारणाएं हैं वैक्सीनेशन के बारे में वो दूर की जाएं और खासकर एक कोविशील्ड के बारे में भी जैसे कुछ कुछ बातें निकली हैं कि कई जगह बैन हो गया है यूरोप में, बट ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं आए हैं इसके और इन्वेस्टिगेशंस WHO कर रही है। इस वक्त इंडिया में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं पाया गया है। जो इंडिया में जो वैक्सीन बनाई गई है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं पाई गई है। सो ये गलत धारणाएं भी दूर की जाएं और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो लापरवाही है ये भी ना हो। अगर हम लापरवाही ना बरतें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, PM ने भी अपनी मीटिंग में ये बात कही है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की जरूरत है। तो क्या ये एक्सपर्ट्स भी ऐसा कहते हैं? तो क्या अब एक ऐसी रणनीति हमें चाहिए कि छोटे छोटे हिस्से जहां पर वायरस है उसको ट्रैक करके और ट्रेस करके उस एरिया को और वहां कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है? बिल्कुल, ये बहुत ही शुरुआती कदम बहुत अच्छा रहेगा ताकि हम इसको कंटेन कर लें एट अ वेरी अर्ली स्टेज। शुरुआती दौर में ही इसको कंटेन कर लिया जाए, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, छोटे कम्युनिटी लेवल पे इसको कंटेन कर लिया जाए। वही बोलते हैं कि जो बीमारी अगर घर पे ही कंटेन कर ली जाएगी, नेबरहुड में ही कंटेन कर ली जाएगी तो आगे नहीं फैलेगी वो। सो इस तरह के माइक्रो कंटेनमेंट जोन इस वक्त बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेंगे और उसके लिए कोई वास्ट मेजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि देश की है इसको कितना बड़ा लॉस होगा अगर दोबारा लॉकडाउन इम्पोज हो और सस्टेन लॉकडाउन जो 24 घंटे चले, जैसे कि मेरे पहले डॉक्टर साहब जी ने बोला है। जी। तो उस तरह की चीज़ कंट्री की इकोनॉमी को हेल्प नहीं करेगी, इकोनॉमिकली डिजास्टर स्पेल आउट करेगी। तो ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इफेक्टिव रहेगा हमारी जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए। जी। और डॉक्टर ठक्कर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए जो स्थिति है आप सबके सामने है, चाहे वो लापरवाही की बात हो चाहे जिस तरीके की बात हो, लेकिन क्या हम कोई ऐसा भरोसा हमें मिलता है पिछला अपना जो है रिपोर्ट देख के कि इस बार अगर हमने बहुत ही स्विफ्ट एक्शन नहीं किया तो फिर पिछले बार जैसी स्थिति नहीं होगी? इस बात की क्या कोई गारंटी है? देखिए, ये कोविड में तो इतना बदलाव आया है और आते रहता है कि हमारे विचार कोविड के खिलाफ और कोविड के साथ बहुत ही बदलते रहते हैं के साथ। तो हम ये तो गारंटी नहीं दे सकते हैं कि नंबर्स बढ़ जाएंगे और कुछ होगा नहीं। इतना हम जरूर कह सकते हैं कि हम नंबर्स के साथ साथ अगर वैक्सीनेशन बढ़ा दें तो वैक्सीनेशन के बाद जो इन्फेक्शन लोगों को होगा वो एक वीकर होगा, वो एक माइल्डर होगा और के लिए लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम जब कहते हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी 65 या 75 या 85% है, मानो 75% है, तो यानी कि 25% लोगों को तकलीफ हो सकती है, 25% वायरस आपके अंदर घुस सकता है, मगर उसके सामने 75% एंटीबॉडीज है। तो आपको इन्फेक्शन भले लगे मगर आपको इसके मैनिफेस्टेशंस और उसके प्रेजेंटेशंस माइल्डर और वीकर होंगे। तो गारंटी इतनी होगी कि आप वैक्सीन के बाद भी अगर मास्क पहने रहेंगे, अगर आप जुमे बाहर नहीं जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इतना लापरवाही मत करिए। लोगों को सूडो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरा एक डोज हो गया है और अभी तो मेरे 2 डोज हो गए हैं तो मैं बाहर जाऊं। वैक्सीन जरूरी है। हमारे दोनों डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी के मेंबर हैं समीर भाटी साहब हमारे साथ। भाटी साहब, प्रधानमंत्री ने भी बड़ी चिंता जताई है वैक्सीन के वेस्टेज पे। वैक्सीन हम तेज करेंगे, कब करेंगे, ये तो अगला सवाल है। सवाल ये है कि वैक्सीन की वेस्टेज क्यों हो रही है, कारण क्या है?
जी बिल्कुल। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन का ड्राइव का कितना हेल्पफुल रहेगा इसको ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, वैक्सीन की जो आप वेस्टेज की बात कर रहे हैं, हमारी जितनी साइट्स हैं अभी वैक्सीनेशन की साइट्स आपकी काफ़ी हैं। साइट्स मतलब उन साइट्स पे बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जिसपे उस तरह का क्राउड नहीं है, वो रश नहीं है, जितने उनको नंबर्स डेली के जो मिले जाते हैं वो भी कंप्लीट नहीं होते हैं वहाँ पर। तो एक तो कारण इसका ये भी है कि कुछ कुछ सेलेक्टिवली हॉस्पिटल्स है जहां पर ओवर क्राउड है, और बाकी जितनी भी अप्रूव्ड वैक्सीनेशन साइट्स है वहां पर बहुत काफ़ी हद तक कमी रहती है। एक तो ये वाली बात है। दूसरी वाली बात इसके अंदर ये भी है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, मेट्रो हॉस्पिटल से जो डॉक्टर साहब हैं, कि जैसे बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो जैसा अभी अभी हम सुन रहे थे एस्ट्राजेनिका की, तो इस तरह की कोई भी न्यूज़ समहाउ उसको अफेक्ट ज़रूर करती है ड्राइव को। तो ये भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वैक्सीनेशन की स्पीड अप को कहीं ना कहीं असर डालती है। दूसरा, हम जैसा और भी बात अभी इसके ऊपर चल रही है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव अभी हमारी सीनियर सिटीजन्स और 45 कोमॉर्बिड्स की चल रही है, उसमें हम यूथ को भी अभी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जिस तरह से हम पहले भी सीरो सर्वे की रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि यूथ सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुआ है, और जैसा अभी डॉक्टर ठक्कर ने भी बताया कि जो गैदरिंग वाले इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें कौन एक सुपर स्प्रेडर हो, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग अभी बाहर ज़्यादा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स का तो फिर भी बाहर उतना मूवमेंट नहीं है, पर हमारी यूथ पॉपुलेशन है उनका मूवमेंट बाहर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उनको भी अब वैक्सीनेशन ड्राइव में हमें शामिल करते रहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 6 राज्यों में केसेस बढ़ गए हैं, और केसेस को अभी हमें रोकना हमारी प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे एसओपीज हमारे पास बने हुए हैं, क्योंकि पिछले साल से हम देखते हुए आ रहे हैं, काफी हद तक हमारे पास पॉलिसीज बनी हुई है। ठीक है, एक न्यू म्यूटेंट्स वाली बात एक अलग है, बट अदरवाइज बहुत सारी चीजें अभी तक हम लोगों को पता है कि अभी अगर हम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दे दें तो लॉकडाउन से हम काफी हद तक बच सकते हैं, कि क्योंकि अभी हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी भी काफी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो आपने मोटा मोटी जो है बात बता दी कि वजह क्या है वैक्सीन वेस्टेज की। हालांकि गाँव से सबसे ज़्यादा जो खबरें आई हैं पिछले दिनों, दरअसल कहानी यह है कि चूंकि लिमिटेड एक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वैक्सीन आपको देना है, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले लोग सब जगह अवेलेबल नहीं है। गाँव में खास करके दिक्कत हो रही है, वैक्सीन का कोटा वहाँ भी जा रहा है। देश डाइवर्स है, अलग अलग तरीके के इलाके हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि शाम को जो वाइल खोलने के बाद वो वैक्सीन बच जाती है और वेस्ट होती है। ये एक बड़ी वजह ये है। इसका उपाय भी समीर भाटी साहब ने उसकी तरफ इशारा किया कि क्यों ना इसको ओपन किया जाए, ज़्यादातर लोग इसमें क्वालिफाई कर पाए, खास करके युवा। तो इस पर भी एक पेच है। ये बता ये रहे हैं कि भले सरकार कहे या ना कहे, लेकिन जो वैक्सीन को लेकर जो एक अश्योरेंस है लोगों के मन में, और जो खबरें आती है उसका असर सब पर होता है, उस पर भी होता है जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि नहीं, ऐसी खबरों पर ध्यान मत दीजिए। तो इन खबरों के आने से और जो डेटा की कमी है, वैक्सीन का जो एक पूरा सिस्टम रहा है आज तक, उससे अलग जाकर आप वैक्सीनेशन करें, इसकी वजह से अथॉरिटीज़ में भी एक हिचकिचाहट जरूर है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। तो ये बात भी हम समझेंगे अपने डॉक्टर्स के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में फिर वही हाल। मार्च का महीना है, पिछले साल इस वक्त तक लॉकडाउन की कोई बातचीत नहीं हो रही थी, ना ही इतनी कोई सक्रियता दिख रही थी व्यवस्था या सरकार के स्तर पर। और इस बार फिर से चुनौती लगभग उसी अंदाज में, बल्कि उससे भी ज्यादा मार्च में ऐसी स्थिति नहीं थी जैसी आज है। एक बार हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर दत्ता, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो वैक्सीन का जो पूरा मामला है, शुरू से हम सुन रहे हैं तमाम आप उपाय कर लो, ये बचाव के उपाय है, ये सब ठीक है, लेकिन अंतिम रूप से जो उपाय होगा वो वैक्सीन से होगा। हमारा मार्केट भी हमेशा वैक्सीन का ही इंतजार कर रहा था। वैक्सीन आ गया, वैक्सीन लगनी शुरू हो गई, लेकिन अब 140 करोड़ के देश में 3 करोड़ लोगों को आज तक वैक्सीन लगी है। ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसको बढ़ाने में ये जिंक्स भी है कि जो एफिकेसी या जो डेटा आपको मिल रहा है उसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वैक्सीन की पूरी कहानी आपको क्या लगती है, तथ्यात्मक रूप से फैक्चुअली अभी स्थिति क्या है वैक्सीन को लेकर? पूरी तरह से एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा साफ तौर पे, वैक्सीन जो है एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। वैक्सीन देने के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होते हैं उस वायरस के अगेंस्ट, जैसे कोरोना वायरस है, तो जो एंटीबॉडीज़ वो क्रिएट होते हैं वो एक प्रोटेक्शन देते हैं। इस पे जो रिसर्च की गई है इन वैक्सीन पे, कोवैक्सीन पे, कोविशील्ड पे 61 to 82% एफिकेसी मानी गई है, मतलब एंटीबॉडीज़ क्रिएट होंगी। वो एंटीबॉडीज़ आपको इन्फेक्शन अगर होता भी है तो इन्फेक्शन जो है वो सक्रिय रूप से नहीं होगा, वो सब क्लिनिकल रहेगा, मतलब वो शरीर को नुकसान पहुंचाने लायक इन्फेक्शन नहीं होगा। और ऐसा इन्फेक्शन होना, उसके लिए और मेडिसिन यूज़ होना, उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना एक कंट्री के इकोनॉमी को हिट करने वाली चीज़ है। और जिस तरह से ये बीमारी फैलती है आपने देख ही लिया है, इसका रूप क्या हो सकता है। वैक्सीन पूरी तौर से इस पूरे चीज़ को कंटेन करने की हमारे पास ओनली मेथड है। ठीक है, समय कम है डॉक्टर साहब, इसलिए मैं तो रोक रहा हूं आपको। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी अगर हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं वैक्सीन की, तो बेनिफिट साइज ज्यादा हेवी है और हमको ऑल आउट वैक्सीन के लिए जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हमें वैक्सीन के लिए जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं जी। डॉक्टर ठक्कर, पिछले दिनों जो जिस तरीके से हमने काम किया और हमारे देश में भी वैक्सीन डेवलप हुई, बाहर से जो वैक्सीन डेवलप हुई और हमारे देश में बनने आई, उसको भी हमने अप्रूव किया और उसको हमने लगाना शुरू किया। क्या आपको लगता है कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में जो प्रगति हुई है वैक्सीन बनाने में, आखिर हम क्यों सबको वैक्सीन देना अलाउ नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है हमारे पास वैक्सीन कम है, या आपको लगता है कि थोड़ी हिचकिचाहट अपर लेवल पर भी है? नहीं, उन्होंने शुरू तो बराबर किया था कि शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले दें, फिर सीनियर सिटीजन्स को, मगर अभी हमें गति उनको बढ़ानी चाहिए और ओपन कर देना चाहिए कि कोई भी आदमी या लेडी या बच्चा जिसका 18 साल के ऊपर की उम्र है, युवा भी, मगर जिसको कोमॉर्बिडिटीज है, क्योंकि आज 30 साल के पेशेंट को भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, 36 साल की औरत को भी डायबिटीज होता है और काफी लोगों को कैंसर भी है ये उम्र पे, तो एक झड़पी से खोल दे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसको 18 या 21 साल से ज्यादा कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो तो फौरन ले लेना चाहिए और वैक्सीन दे देना चाहिए। फिर वैक्सीन का दायरा जो है वो बढ़ाना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहिबान भी ये कह रहे हैं। समीर भाटी साहब, आप ये बताइए कि आपको क्या कुछ खबर है कि वैक्सीन का दायरा बढ़ने वाला है, या ये सब अभी वैक्सीन इसी स्पीड में चलने वाली है? क्या अपडेट है आपके पास?
जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है कि बिल्कुल हम अब रूरल एरियाज की तरफ भी ध्यान जा ही रहा है। उन्होंने जिस तरह से बोला है कि रूरल एरियाज के अंदर टेस्टिंग को भी स्केल अप करना ही करना है, और कहीं ना कहीं हमें अब ये ध्यान रखना ही रखना है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिटीज के अंदर तो फिर भी वैक्सीनेशन की ड्राइव काफी ठीक तरीके से चल रही है, पर रूरल एरियाज में अभी भी हमारी वैक्सीनेशन की ड्राइव उस तरह से नहीं चल रही है। तो अब जहां तक मुझे समझ आ रहा है कि रूरल एरिया पे भी ध्यान दिया जाएगा इसको, और वैक्सीनेशन की ड्राइव को स्पीड अप करना ही होगा, क्योंकि जैसा हम यूके में भी देख रहे हैं, यूके में भी वैक्सीनेशन के बाद ही काफी हद तक ड्राइव तेज करनी होगी। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय होगा अगर कोरोना का दूसरा वेव आ ही गया है तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि वैक्सीन आप ही ने जो भी व्यवस्था है, चाहे वो साइंटिफिक सर्कल से है या मेडिकल सर्कल से है या एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारी जो सरकार है वो यही कहते रही है कि सबसे बड़ा रामबाण वैक्सीन है, तो भैया वैक्सीन तो सबको देना पड़ेगा। और हम ये कार्यक्रम आपके लिए करते हैं, इस कार्यक्रम में पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, लेकिन लोगों को ये समझना भी जरूरी है कि पॉलिटिक्स भी अपना रोल इसमें निभाती है और उसका भी आपको ध्यान रखना है। आज की 2-3 खबरें, उस पर ध्यान दीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र से वैक्सीन मांगते हैं, वैक्सीन देते नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन वेस्ट हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और एक केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में 54 लाख वैक्सीन हमने भेजी, 27 लाख सिर्फ यूज की, 56% वैक्सीन सिर्फ यूज की। तो कहानी घूम फिर के उधर भी वो व्यवस्था भी अपनी रोजी रोटी देखते हैं, वो भी उनका हिसाब कैसा चलेगा ये देखते हैं। तो आपको भी अपना अवेयरनेस भी रखना है और किस पर कितना भरोसा करके चलना है, इस पर भी लोगों को भी विचार करना होगा। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।